है क्लास 11 स्टेटिस्टिक्स का लेक्चर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का ये दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक मतलब समझा और प्रेजेंट करने के दो तरीके भी समझे, टेक्सचुअल या डिस्क्रिप्टिव तरीका जिसमें हमने पैराग्राफ्स लिख के डेटा को प्रेजेंट किया, टेब्यूलर तरीका हमने सीखा जहाँ पर हमने रोज एंड कॉलम्स एक टेबल में डालकर, एक टेबल बनाकर हमने अपने डेटा को प्रेजेंट किया। आज हम क्या करेंगे, कुछ डायग्राम्स बना के अपने डेटा को प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है? एक तरीका है जिससे आप डेटा को प्रेजेंट करते हो एक कॉम्पैक्ट फुल वे में। ये देखिए, बहुत सारी डेटा को आप सिर्फ एक डायग्राम बना के प्रेजेंट कर देते हो, तो एक कॉम्पैक्ट, एक छोटे फॉर्म में आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो, उसे बोलते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। कितने टाइप की हो सकती है? बहुत टाइप्स की हो सकती है ये। हम मेजरली क्या फोकस करेंगे? 3 टाइप्स में, जियोमेट्रिक प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स और अर्थमेटिक लाइन एंड टाइम ग्राफ्स। जो ज्योमेट्रिक प्रेजेंटेशन होगा, यहाँ पे हम बार ग्राफ्स और पाई चार्ट्स बनाना सीखेंगे। फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स ऐसे डायग्राम्स होंगे जहाँ पर हम बेसिकली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको प्लॉट करना सीखेंगे डायग्राम्स में। यहाँ पे होगा हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजाई, इस टाइप की चीज़ें सीखेंगे। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ में क्या होगा कि डिफरेंट टाइम के साथ जब डेटा दिया जाता है तो उसको आप कैसे डायग्राम में डाल सकते हो, वो हम सीखेंगे लास्ट में। ये बेसिकली 3 अलग अलग चैप्टर्स बन जाते हैं अगर हम TRGN को फॉलो करते हैं। तो हम प्रेजेंटेशन में डायग्राम को सारा साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का काम क्या होगा, बेसिक आउटलुक समझने के बाद इनसे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं किसी भी बुक में, किसी भी बैक एक्सरसाइजेज में, उन्हें प्रैक्टिस ज़रूर कर लो, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि मेरे को वीडियो समझ आया या नहीं समझ में, राइट। चल, सबसे पहले बढ़ेंगे बार डायग्राम। बार डायग्राम सिंपल तरीके से अगर आप समझो, हम लोग पहले भी 9th में 10th में बार डायग्राम्स, बार ग्राफ्स बनाते आए हैं। हमारे पास डेटा किस टाइप का होता था? अभी हम कुछ डेटा लिख लेते हैं, जैसे कि एक क्लास में कितने नंबर आए हैं। A के नंबर आए हैं 20, B के आए हैं 30, C के आए हैं 40, D के आए हैं 30, E के आए हैं और कुछ मान लेते हैं 25। इस डेटा को उठा के जब मैं ग्राफ में डाल दूंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डाल दूंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएंगे? बार ग्राफ्स बन जाएंगे। बोलो किसको बात समझ में नहीं? A के कितने नंबर हैं? 20, B के कितने हैं? 30, C के कितने हैं? 40। आया ना? बार ग्राफ हमें इतनी बात तो समझ में आ रही है कि रफ बार ग्राफ बन कैसे रहा है। अच्छा, बार ग्राफ होगा 1 डायमेंशनल, यानी कि एक टाइप की चीज़ को हमें दिखाने की कोशिश करेगा कि बेसिकली एक फैक्टर, A के कितने नंबर हैं, B के कितने नंबर हैं, कंबाइन नहीं हो रही है चीज़ें, इंडिविजुअलिटी में बात हो रही है। देन ग्रुप्स ऑफ रेक्टेंगुलर बार होंगे। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 बच्चों के नंबर दिखाने के लिए मेरे पास 5 रेक्टेंगुलर बार्स हैं। हाँ या ना? तो ग्रुप होगा। ईच बार हैव इक्वल स्पेस एंड विड्थ फॉर ईच क्लास। हर बार का ये वाली चीज सेम होगी और ये वाली चीज जो आप डिस्टेंस छोड़ रहे हो बीच में, ये भी सेम। वो लोग इसको बात समझ में आ रही है। हाइट ऑफ बार रीड्स मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा। जितना बार छोटा है वैल्यू उतनी कम है, जितना बार हाई है वैल्यू उतनी ज़्यादा है। तो जो हाइट है बार की वो दिखाएगी कि एक्चुअली डेटा की वैल्यू कितनी है। अगर ये वाला बार है तो हम कह सकते हैं ना, इस बार से नंबर कम आए, इस बच्चे के इस बच्चे से नंबर कम आए। तो जो हाइट है वो मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, यानी कि वैल्यू दिखा रहा है डेटा की, राइट। दी स्टार्ट फ्रॉम कॉमन बेस लाइन। बिल्कुल, ये कॉमन बेस लाइन से शुरू होंगे सभी के सभी। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, कोई यहाँ से शुरू हो रहा है, सब एक कॉमन बेस लाइन से शुरू होंगे। फर्दर ये 3 टाइप के होंगे, सिंपल, मल्टीपल और सब डिवाइडेड। इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए थोड़ी नई बातचीत है। सिंपल, जैसे अब तक हम एग्जाम्पल में बात कर रहे थे, ये हमारे पास होता है सिंपल। मल्टीपल में क्या होगा कि आप नंबर क्या कर रहे हो, A, B, C, D, इनके ही लोकेट कर रहे हो, लेकिन नंबर क्या कर रहे हो, मैथ्स में देख रहे हो और साइंस में देख रहे हो। मैथ्स में A के कितने नंबर हैं? 40, साइंस में कितने हैं? 50, B के कितने हैं? 50, कितने हैं? 48 मान लेते। किसको बात समझ में? मल्टीपल बार ग्राफ्स में आप क्या करते हो, उसी फैक्टर की
जिसकी आप पहले बात कर रहे थे वैसे ही आपके पास फैक्टर्स होते हैं, पर उस फैक्टर्स के रिलेटेड आप एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। जैसे कि अगर हम एक अपना बार ग्राफ बनाए, इसे छोड़ दें, अपना बार ग्राफ बनाते हैं, पहले डाटा डिज़ाइन करते हैं। डाटा आपको गिवन होगा, डाटा आपको खुद नहीं डिज़ाइन करना पड़ेगा, डाटा आपको गिवन होगा, आपको उसके हिसाब से सिर्फ डायग्राम्स बनाने होंगे पेपर में। हम डाटा बनाते हैं कि मेल है और फीमेल्स हैं, इन दोनों का डेटा है, और मैं देख रही हूँ स्किल्ड मेल्स कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं। स्किल्ड मान लेते हैं 40 है, एक फैक्ट्री की बात हो रही है, अनस्किल्ड 50 है, फीमेल्स 80 है और 10 है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, मल्टीपल से डिनोट करने की कोशिश करूँगी। क्या बोलूँगी, मेल्स का डेटा और फीमेल्स का डेटा। मेल कितने हैं 40, अनस्किल्ड कितने हैं 50, फीमेल्स कितनी हैं 80 और कितनी है 10। बोलो किसको बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। इनको क्या करूंगी, अलग अलग कलर्स दे दूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी, ऐसा बॉक्स बना के ऐसे कॉर्नर पे ऊपर लिख दूंगी। क्या लिखूंगी कि जो अनस्किल्ड है वो कौन से कलर में है, येलो में है, और जो स्किल्ड है वो कौन से कलर में, पिंक में। बोलो किसको बात समझ में आ रही। अब डिनोट एक ही फैक्टर के जब मल्टीपल चीज़ों को डिनोट करना चाहते हो तो वो मल्टीपल बार ग्राफ्स कहलाता है। बात समझ में आई। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं 2 ही हो, 3 फैक्टर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, सब डिवाइडेड में कैसे काम करेगा, सब डिवाइडेड काम करेगा कि आप एक ही बार में डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शंस दोगे, हिस्से दोगे। एग्जाम्पल से समझते हैं कि वेयर हाउस है। वेयर हाउस क्या होता है, स्टोरेज हाउसेज हैं बेसिकली। ए के पास है, बी के पास है, सी के पास है, ठीक है। अब ए उसमें क्या क्या स्टोर कर रहा है, बनाना, मैंगो और ऑरेंज। सारे क्या क्या स्टोर कर रहे हैं, बनाना, मैंगो, ऑरेंज। ए कर रहा है 40 kgs, 50 kgs, 60 kgs। बी कर रहा है 10 10 10। सी कर रहा है 30 30 एंड 40। ये आपके पास क्या दिया हुआ है, डेटा दिया। इस डेटा को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं ग्राफ्स में, हम यूज करेंगे सब डिवाइडेड या कंपोनेंट बार डायग्राम्स। क्या होगा कि समझ लो ये ए का बार है, तो इसमें हम कैसे डिनोट करेंगे चीज़ों को, 40 प्लस 50 एक कलर से प्लस 60 एक कलर से। यानी कि बी को कैसे डिनोट करेंगे, 10, जो भी आपका स्केल चल रहा है, जैसे कि ये आपका स्केल है 10 20 30 40 50 60। ए का मैंने कैसे डिनोट करना है, सबसे पहले 40 बनाऊंगी, उसके बाद क्या करूंगी 40 के ऊपर 50 बनाऊंगी, यानी कि 110 तक चला जाएगा। फिर 110 के ऊपर कितना बनाऊंगी, कितना है 60 है, 170 तक चला जाएगा। तो टोटल ए के बार की लेंथ कितनी होगी 170। बी के बार की लेंथ कितनी होगी, सबसे पहले 10, उसके बाद अगेन 10, उसके बाद अगेन 10। सी के बार की लेंथ कितनी होगी, सबसे पहले 30, उसके बाद अगेन 30, 60 तक पहुंच गया, उसके बाद अगेन 40, 100 तक पहुंच जाए। बोलो किसको बात समझ में आ रही कि सब डिवाइडेड कैसे काम कर रहा है, हाँ या ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमें नोट क्या करना है कि सब डिवाइडेड कई बार आपको परसेंटेज में भी लोकेट करने को कहा जा सकता है। ये बोल सकते हैं कि सब डिवाइडेड है और इसको आप परसेंटेज में लोकेट करो। तो परसेंटेज के जो डायग्राम बनेगा वो सारे बार्स 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, ए बी एंड सी। 100 से ऊपर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि 100% जब ऑक्यूपाई हो गया उसके बाद क्या कुछ भी स्पेस नहीं बचेगा। तो सबका हाइट बिल्कुल बराबर होगा। परसेंटेजेस में फ़र्क आ सकता है। सबसे पहले जो भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी होंगी आप उन्हें परसेंटेज में चेंज करेंगे। अच्छा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होपफुली सबको आता होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, कोई भी डेटा है परसेंटेज में, जैसे ए का डेटा था 40 80 एंड 50 ले ले, 60 ले लेते। ओके, टोटल कितना हो गया ये 180। अब मुझे पता करना है 40 कितना परसेंट बनेगा टोटल का। तो मैं कैसे पता करूंगी, 40 डिवाइड बाय 180 इंटू
क्या आंसर आ गया? 400/80। इसको डिवाइड कर लेंगे, जो भी अपना आंसर आएगा पॉइंट में, उतना पॉइंट हम यहाँ पर ए के बार में क्या कर देंगे, उसको कलर कर देंगे कि ये इसका परसेंटेज। बोलो किसको बात समझ में? ये समझ में आ गया हमें बार ग्राफ्स कैसे काम करेंगे, समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे करने। अगर उन्होंने हमें बोल दिया कि परसेंटेज में चेंज करके करो, सब डिवाइडेड बनाओ, तो कैसे बनाओगे? चलो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पाई डायग्राम्स की। पाई डायग्राम्स क्या होता है? एक सर्कुलर होता है जो सब डिवाइड कर दिया जाता है प्रपोर्शन दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का। यानी कि अगर मेरे पास एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 4 मैंगो है, 4 एप्पल है, 4 बनाना है, तो मेरा जो सर्कल में एक डायग्राम बनाऊंगी सर्कल का, एंड उसको किस तरीके से रंग करूँ, किस तरीके से डिवाइड करूँ कि सबको अपना अपना प्रपोर्शन मिल जाए। यानी कि एक सोसाइटी है जिसमें 50% मेल है, 50% फीमेल्स है, तो इनको अगर मुझे पाए में डिनोट करना है तो मैं क्या करूँगी? सर्कल बनाऊंगी, बीच से बांट दूंगी, आधे मेल्स हो जाएंगे, आधे फीमेल्स हो जाएंगे। अगर 1/4 फीमेल्स हैं और बाकी सब क्या है? मेल्स हैं, तो सर्कल का सिर्फ एक हिस्सा, 4 हिस्सों में बांट के सिर्फ एक हिस्सा फीमेल्स को मिलेगा, बाकी सब किसको मिलेगा? मेल्स को मिलेगा। अभी ये सर्कल के हिस्से बांटने कैसे, वो अपने को सीखना है। वो कैसे बटेगा? जो भी आपको वैल्यूज गिवन है उसको पहले आप परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे इस चीज़ के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? अपना एंगल मिल जाएगा। देखो करके देखें, आया ना? समझ लो कि हम एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं जहाँ पर कितने हैं? मेल्स कितने हैं? हम बोलते हैं मेल्स हैं 40 और फीमेल्स हैं 80। मुझे क्या करना है? इसको पहले तो परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करूँगी? मेल्स का परसेंटेज आया 40/120 इंटू 100, फीमेल्स का आया 40/120 इंटू 100। क्या आ गया? अच्छा 80 था ये, 80। ओके कूल। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 300/3 आ गया, और ये हमारे पास आ गया 8, 8, 8, 2 and 3, 200/3 आ गया। ठीक है, अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है? एंगल फाइंड करने के लिए। ये हमारे पास किस में आ गई वैल्यूज? परसेंटेज में आई है। अब हमें क्या चाहिए? सर्कल बनाने के लिए। सर्कल बनाओगे कैसे? दिमाग भी लगाओ ना कि तुमने क्या किया, अपनी कॉपी में ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया, अब इसको कैसे बांटोगे? अगर तुम्हें पता लग भी गया कि ये परसेंटेज है, तो तुम्हें क्या पता कितना परसेंटेज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे लिखोगे ये? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इससे एंगल को फाइंड करना पड़ेगा, फिर एंगल हम डी से ड्रॉ कर लेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? तो एंगल फाइंड करेंगे 100/3 इंटू 3.6। हाँ या ना? बोलो। ये लो, ये कट हो गया, कितना एंगल बनेगा? चलो हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मुझसे इधर उधर हो गया, पर अपने को बात समझ में आ गई। हाँ या ना? तो तुम उतना का क्या कर लोगे? एक एंगल ड्रॉ कर लोगे। बोलो किसको बात समझ में आ गई? हाँ या ना? चलो ये अपने को कैलकुलेट करना आ गया। अब अपन बात करेंगे हिस्टोग्राम की, यानी कि हम कहाँ आ चुके हैं? फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स पे आ चुके, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे? फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज को। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलेगा कि अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी थी? जहाँ पे हम क्लास इंटरवल्स में बात कर रहे थे। क्लास मार्क्स जो हमारे थे वो कॉन्टिन्यूस थे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से थे। 2 डायमेंशनल होगा। अब देखो, जो हमारे पास लास्ट हमने बार किया, बार डायग्राम पढ़ा, तो उन्होंने बोला था कि वो 1 डायमेंशनल है। अब ये क्या बोल रहा है कि 2 डायमेंशनल है। मतलब क्या है कि अगर आपका जो एक्स एक्सेस है वो कुछ ऐसा दिखता है, 10, 20, 30, 40, तो जो बार एक्चुअली यहाँ पर बन रहा है वो 10 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 20 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 30। इसको बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो इसे हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशनल। हमारा बार ग्राफ कैसा बनता था? 10 को ही रिप्रेजेंट कर, 20 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 को। बोलो बात समझ में आ रही है? 2 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रेजेंट की जाती है इन फॉर्म्स ऑफ रेक्टेंगल। समझ लो है 10 to 20 कितने हैं? 10 है। 20 to 30 मान लेते हैं 12 है। 30 to
40 मान लेते हैं 18। बोलो किसको बात समझ में आ रही है? ये फ्रीक्वेंसी हुई ना, ये हमारे क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी हुई ना, तो फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है वो। बोलो किसको बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? दे आर एक्सक्लूसिव इन नेचर। एक्सक्लूसिव नेचर की सीरीज कैसी होती थी? 10 to 10, 20 to 30। जो 20 यानी कि अपर लिमिट है वो इस क्लास में इंक्लूड नहीं होती थी, वो इस क्लास में इंक्लूड होती थी। यानी कि अपर लिमिट जहाँ इंक्लूड नहीं हो रही वहां पे हम क्या बोलते हैं? वैसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। तो जो सीरीज है वो एक्सक्लूसिव है नेचर में, हर बार आपस में एक दूसरे को क्या करने वाला है? टच कर। बोलो बात समझ में आ गई? आया ना? हिस्टोग्राम हमें समझ में आ गया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होगा? कुछ जो हिस्टोग्राम बना था ना, उसके जो भी टॉप के मिड पॉइंट्स हैं उनको हम स्ट्रेट लाइन से जब ज्वाइन कर देंगे तो ये जो हमारे पास व्हाइट लाइंस आपको दिख रही है ना, इसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोला जाता है। इन व्हाइट लाइंस को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंटेशन है डन बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ हिस्टोग्राम। कर्व क्या होगा? सेम हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के ऊपर आपको ऐसे मिड पॉइंट्स लगाने, उसके बाद क्या करना है? डिफरेंस क्या होगा इसका? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो हम पढ़कर आए हैं उससे फ्रीक्वेंसी कर्व का। पहले आप क्या कर रहे थे? ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहे थे, इसे हम बोल रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कर्व में क्या होगा? आप ऐसे फ्रीली ज्वाइन कर दोगे, यानी कि फ्री हैंड जब हम कर्व, स्मूथ कर्व में ज्वाइन करेंगे तो इसे बोल देंगे हम फ्रीक्वेंसी कर्व, और जब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे उसे बोल देंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कूल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ओजाइव। ओजाइव यूज होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज को दिखाने के लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या थी? लेस देन एंड मोर देन वाली सीरीज, जहां पे हम क्या कर रहे थे? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, या फिर मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30। इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसीज को अरेंज किया था। जो फ्रीक्वेंसीज थी वो या तो सब्ट्रैक्ट हो रही थी टॉप टू बॉटम, या फिर ऐड हो रही थी टॉप टू बॉटम। तो ऐसी सीरीज को हम जब ग्राफ में डालते हैं तो उसे बोला जाता है ओजाइव। देखो, लेस देन ओजाइव अपवर्ड स्लोपिंग है, मोर देन ओजाइव डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्योंकि मोर देन में क्या होता है? जितने मोर देन 10 थे, मोर देन 20 उससे कम होंगे, क्योंकि जो मोर देन 10 की बात हो रही है वो 11, 12, 13, 14 भी इंक्लूडेड है। मोर देन 20 में 11, 12, 13, 14 इंक्लूड नहीं होंगे। तो मोर देन डिक्रीज करता है, इसलिए उसका ग्राफ भी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेस देन 0 जितने नंबर है लेस देन 10 में वो नंबर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे और कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। तो ये क्या होता है? अपवर्ड स्लोप करता है। बोलो बात समझ में आ गई? ओजाइव को क्या बोल देते हैं? और साथ में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोल देते हैं। मोर देन और लेस देन टाइप ऑफ कर्व है और ये हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसीज को दिखा रहा है। फाइनली हमारे पास कहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं कि अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ कैसे काम करते हैं। सिंपल सा है ये हम बेसिकली एक लाइन ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं? जो भी आपको डेटा गिवन है, आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे डेटा डालोगे, पॉइंट्स मार्क करोगे एंड फिर उन पॉइंट्स को एक लाइन से ड्रॉ कर दोगे, इसे बोलते हैं अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। पर यहाँ पर हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है कि ये वाला डेटा हम पर्टिकुलरली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वाला स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं जब हमें टाइम गिवन है। जब हमें कोई भी डाटा टेम्परल फॉर्म में गिवन है ना, 2011 का इतना, 12 का इतना, 13 का इतना, 14 का इतना, तब हम उसको क्या करते हैं? लाइन सीरीज से डिनोट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम आ जाएगा 2011 में कितना, 12 में कितना, 13 में कितना, 14 में कितना, एंड जो भी वेरिएबल इस टाइम के हिसाब से बदल रहा है वो वेरिएबल यहाँ पे आ जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आप बोलो कि हम अनएम्प्लॉयमेंट के लोग कितने बेरोजगार हैं साल दर साल, उसे लोकेट कर रहे हैं ऑन द ग्राफ। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 11 में कितने थे, 12 में, 13 में, 14 में। ये अनएम्प्लॉयमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, समझ लो ये लैक्स में है। तो 11 में कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट 4.5 लाख लोग हैं। 12 में कितने लोग हैं? 5.5 लाख लोग हैं। 13 में कितने हैं? 4 लाख लोग हैं। बोलो किसको बात समझ में आ रही है कि डेटा स्टडी कैसे हो रहा है? पॉइंट्स पढ़ते हैं। मेथड किस लिए यूज होता है? टाइम की सीरीज को दिखाने के लिए
जो भी डेटा है वो ओवर द टाइम दिखता है हमें इस ग्राफ में। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे आएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? टाइम। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पर? अनएम्प्लॉयमेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई, यानी कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे? टाइम अनएम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइम पे डिपेंड कर रही है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग टाइम पे क्या थी, यही तो स्टडी कर रहे हैं ना। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंडेंट है और टाइम इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वाई एक्सिस पे होगा। अच्छा, एक और बात है, डिपेंडेंट वेरिएबल जरूरी नहीं एक ही हो, आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो। समझ लो मैं इन्फ्लेशन के देश में महंगाई कितनी है साल दर साल, उसे भी इसी ग्राफ पे लोकेट कर दूं तो होगा क्या? 11, 12, 13। ये अनएम्प्लॉयमेंट थी, ये मेरा क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये इन्फ्लेशन दिखा रही है, ये अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रही है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म टेंडेंसी ऑफ द डेटा। ये लॉन्ग रन में आपका डेटा कैसा दिख रहा है वो आपको कौन दिखाता है? टाइम सीरीज ग्राफ। बेसिकली एक टाइम के हिसाब से हमें चीज़ों को कंपेयर करने का मौका दे देता है। अच्छा, ये कोई रट्टा नहीं है यहाँ पे कि जो टाइम है वो सालों में ही होगा, महीनों में भी हो सकता है, दिनों में भी हो सकता है, हफ्तों में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है। कि आप एक दिन का प्रोडक्शन चेक कर रहे हो कि सुबह 10 बजे तक कितना हुआ, 11 में कितना हुआ, 13 में कितना हुआ, इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हो। ये था हमारा कुल मिला के टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। अब आपका काम क्या है कि बुक उठाओ, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो करो। स्टेटिस्टिक्स इज़ मोर अबाउट कैलकुलेशंस, कि कैलकुलेशंस में गलतियाँ हो जाती हैं। हो सकता है कि जो चीज़ें मैंने आपको कैलकुलेट की मेरी भी कोई गलती रह गई हो। द थिंग इज़ कि हमें ये गलतियाँ नहीं करनी। इसका हल है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। मिलेंगे और वीडियोज़ के साथ जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।